क्या हाल चाल है 12th क्लास वालों? क्या हाल चाल है? आवाज़ नहीं आ रही है? बढ़िया है। चलो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? D&F ब्लॉक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। P ब्लॉक के बाद इसका स्थान बहुत मायने रखता है आपके सिलेबस में, चाहे आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे आपका JEE का एग्ज़ाम हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि आपको पहले बताया गया कि P ब्लॉक आप पढ़ चुके हैं, तो D&F ब्लॉक P ब्लॉक से रिलेटेड होता है, P ब्लॉक से रिलेटेड होता है। और इसमें आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। JEE में कम से कम 2 क्वेश्चन रहते हैं और नीट में कम से कम 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से रहते हैं। यानी अब समझ लो कि आपके बोर्ड के हिसाब से, JEE के हिसाब से या नीट के हिसाब से कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इससे जो क्वेश्चन आएंगे आप उनको कैसे हल करेंगे, ये सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करें अपना चैप्टर। पक्का? आज कितने नंबर का बोर्ड में पूछा जाएगा भाई? 5 मार्क्स का। कितने नंबर का? 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। और बाबू 2/3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपके JEE में या नीट में। JEE में या नीट में। अब देखो, सबसे पहले हम पूछें D&F ब्लॉक, तो सबसे पहला मेरा बात आता है कि D ब्लॉक क्या है, F ब्लॉक क्या है। थोड़ा सा याद कीजिए, जब आप 11th क्लास में होंगे वहाँ एक चैप्टर पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। 11th क्लास का 3rd चैप्टर होगा केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट का, एटॉमिक स्ट्रक्चर के जस्ट बाद पढ़े होंगे। अगर वह चैप्टर थोड़ा सा भी आपको याद है तो बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ मिल जाएगा। और वह चैप्टर आपको थोड़ा सा भी याद नहीं है, कुछ भी उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो थोड़ी इस चैप्टर को समझने में थोड़ी क्या लगभग समझिए 60% आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। मस्ती में तो बीत जाएगा, छाप लोगे, कोई मतलब नहीं है, टीचर सच लिखा देगा, आप छाप लोगे, आप पढ़ लोगे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या क्लियर करना है? 11th क्लास का पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ लेना है। उसमें आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि एलिमेंट्स को कैसे बांटा गया है, किस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट होते हैं। उसके बाद एलिमेंट का प्रॉपर्टी कैसे होता है, जैसे एटॉमिक रेडियस मिलेगा, कोवैलेंट रेडियस मिलेगा, आयनिक रेडियस मिलेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मिलेगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है, डेल्टा EGH जिसको कहते हो, डेल्टा IH कहते हो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को डेल्टा IH कहते हो। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी, जो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इसलिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले 11th क्लास का पीरियोडिक टेबल चैप्टर। थोड़ा सा एक बार आप कॉपी उलट लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, और तब यहाँ आप मज़े से सारे टॉपिक्स को क्लियरली समझ पाएंगे। जैसे मैं बात करूँ, थोड़ा सा देख लो कि आपकी पीरियोडिक टेबल, आपके पीरियोडिक टेबल क्या होते हैं। देखो भाई, पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को देखोगे आप तो यहाँ 2 ग्रुप बने होते हैं। कितने ग्रुप बने होते हैं बाबू? 2 ग्रुप बने होते हैं। ये 2 ग्रुप हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कितने ग्रुप होते हैं भाई? यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ऐसे देख लो भाई, ऐसे बढ़ते चलते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो फिर यहाँ से ऐसे। अब सुनोगे बाबू, यहाँ से आपका क्या मिलता है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी देखोगे, इसको कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गया? इसी में एडजस्ट कर लो भाई, कहीं इसी में एडजस्ट कर लो फटाफट, इसी में एडजस्ट कर लो, एक एक लाइनें एडजस्ट करो,
थोड़ा सा एडजस्ट करो, हालांकि लिखना तो है नहीं इसमें। सिक्स, 7, 8, 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11 और 12। यहाँ से चलते हैं तो 13, ए आते हैं तो 14, ए आते हैं तो 15, ए आते हैं तो 16 और ए 17। और यहाँ थोड़ा सा हम करते क्या हैं, इसको साफ़ कर लेते हैं और यहीं से बना लेते हैं। ये हो गया भैया 18। ये क्या हो गया 18। अब देखो इसमें सबसे पहले या पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6 और पीरियड 7। ये 7 पीरियड हो गया, ठीक है। अब देखो बीच वाला जो पार्ट दिख रहा है यहाँ से 3 से लेकर कहाँ तक बाबू, 12 तक, 3 to 12, 3 to 12। ये 3 to 12 हमारा क्या होता है बाबू, डी ब्लॉक होता है। क्या होता है, डी ब्लॉक होता है। क्या होता है बाबू, डी ब्लॉक होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, डी ब्लॉक लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, डी ब्लॉक। इधर जो बीच में दिख रहा है हमको एक क्या होता है भाई, 13 से लेकर, ये 13 से लेकर 18 तक, 13 से लेकर 18 तक क्या होता है भाई, पी ब्लॉक होता है। क्या होता है, पी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है। ये 13 से 18 तक, क्लियर। इधर देखते हैं तो 1, 2 जो दिख रहा है, 1, 2, 1, 2 जो दिख रहा है, ये 1, 2 आपका क्या होता है, एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक होता है। 1, 2 क्या होता है, एस ब्लॉक होता है। लेकिन ध्यान रखना कि सबसे बड़ा चीज़ कि यहाँ एक होता है पीरियड 6, पीरियड 6 और ग्रुप 3, पीरियड 6 और ग्रुप 3। तो ग्रुप 3 का पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7। यहाँ से 2 पार्ट निकला होता है। कितने पार्ट निकले होते हैं भाई, 2 पार्ट। पहला पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट। तो एक जो पार्ट होता है उसको लेंथेनॉइड कहते हो और दूसरे पार्ट को क्या कहते हो, एक्टिनॉइड्स कहते हो। पहला जो पार्ट हो गया, इस पहले पार्ट को आप क्या कहते हो भाई, लेंथेनॉइड। यानी ये लेंथेनॉइड होता क्या है, तो 14 एलिमेंट का एक समूह होता है, 14 एलिमेंट का एक समूह होता है। दूसरा जो पार्ट यहाँ से निकला होता है, इसमें भी 14 एलिमेंट का एक समूह होता है। यानी कितने एलिमेंट होते हैं भाई, 14 एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर है, ये 14 एलिमेंट्स होते हैं। नीचे कहाँ से, तो पीरियड 6 से और ग्रुप 3 से, पीरियड 6 और ग्रुप 3 से। यहाँ होता क्या है, तो यहाँ होता है बाबू LA होता है, हो गया। और LA 57 होता है। और यहाँ CE होता है 58, यानी सीर्जियम से लेकर 58 से लेकर लुटेनियम 71 तक एलिमेंट आते हैं। कितने एलिमेंट आते हैं, 14 एलिमेंट। यहाँ होता है बाबू एक्टिनियम AC 89 होता है। क्या होता है, 89। और फिर यहाँ आता है TH 90 से लेकर LR 103 तक एलिमेंट आते हैं, LR 103 तक एलिमेंट आते हैं। तो देखोगे कि यहाँ LA है, इस एलिमेंट का नाम लेंथेनम होता है। क्या होता है, लेंथेनम। और लेंथेनम से एक सीरीज निकला होता है, लेंथेनम से एक सीरीज निकला होता है, देखोगे। और क्या बनता है भाई, लेंथेनॉइड्स बनता है। क्या बनता है, लेंथेनॉइड्स। यानी जो इससे निकला इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, लेंथेनॉइड्स पढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, लेंथेनॉइड्स पढ़ते हैं, कोई दिक्कत। दूसरा चीज़ जो इस AC को आप देख रहे हो, इसको एक्टिनम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिनम। और इससे एक सीरीज निकला है नीचे एक्टिनम, तो इसको एक्टिनॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एक्टिनॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिनॉइड्स कहते हैं, एक्टिनॉइड्स कहते हैं। क्लियर है ना। अब देखो तो बाबू आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो दोनों लेंथेनॉइड्स, ऊपर वाला नीचे वाला एक्टिनॉइड्स, यानी लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, इनको सम्मिलित रूप से हम लोग F ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, F ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं।
तो ए हल्का सा नॉलेज आपका पीरियोडिक टेबल का रहा। बीच में 3 से लेकर 12 तक, 3 से लेकर 12 तक ए एलिमेंट क्या कहलाते हैं आपके, क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक कहलाते हैं। अब थोड़ा सा देखोगे कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1A कहते हैं, इसको 2A कहते हैं, इसको क्या कहते हैं भाई, 3B कहते हैं, 3B, इसको 4B कहते हैं, इसको क्या कहते हैं भाई, 5B कहते हैं, 6B कहते हैं। उसके बाद यहाँ से लेकर 7B आता है, 7B, 8 से लेकर 10 तक, 8 से लेकर 10 तक कोई B नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद से इसको फर्स्ट B कहते हैं, इसको सेकंड B कहते हैं, और इसको केवल 8 कहते हैं, केवल 8 कहते हैं। यहाँ जो आता है 3 यानी थर्ड A होता है, थर्ड A, फोर्थ A, फिफ्थ A, फिफ्थ A और सिक्स्थ A और ये सेवेंथ A और ये 0 होता है A। जो 11th क्लास में आप पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा। और ये डी ब्लॉक होता है, ये क्या होता है, डी ब्लॉक। 3 से लेकर कहाँ तक, 12 तक। यानी पहले में आप देखोगे कि 3 में स्कैंडियम होता है, उसके बाद से टिटानियम होता है, उसके बाद वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये 30 तक। यानी स्कैंडियम 21 से लेकर Zn 30 तक, यानी यह पीरियड 3 के एलिमेंट होते हैं, पीरियड 3 के एलिमेंट होते हैं। इसमें कितने ग्रुप आते हैं भाई, तो 3 से लेकर 12 यानी 8 ग्रुप आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कितने ग्रुप आ गए, 10 ग्रुप आ गए। क्लियर। तो डी ब्लॉक में अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। डी ब्लॉक क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। क्यों कहे जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी संक्रमण तंत्र, हिंदी में क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। ये क्यों कहे जाते हैं, इसकी जानकारी आपको जब टॉपिक शुरू की जाएगी तो दी जाएगी। दूसरी चीज़ कि इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जो एफ ब्लॉक दिख रहा है, इनको क्या कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसकी जानकारी आपको फिर वही पुरानी बातें टॉपिक शुरू की जाएगी तो दे दी जाएगी। ये सम इंफॉर्मेशन रहा पीरियोडिक टेबल के आधार पर कि डी ब्लॉक क्या होता है और एफ ब्लॉक क्या होता है। क्लियर है ना। यानी एफ ब्लॉक में सीजियम 58 से लेकर लुटेनियम 71 तक एलिमेंट आते हैं, और इसमें आता है थोरियम 90 से लेकर लारेंसियम Lr 103 तक एलिमेंट आते हैं। एक को ऊपर वाले को लेंथेनवाइड, नीचे वाले को एक्टिनवाइड कहते हैं। आप बखूबी पी जब पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे होंगे तो आपको बताया गया होगा। क्लियर है। अब हम लोगों को करना क्या है कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है, डी एंड एफ ब्लॉक में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं इंडेक्स में, उन टॉपिक्स को पहले देख लें, उन टॉपिक्स को देख लें इंडेक्स। तो आगे बढ़े हम लोग। इसमें कुछ नोट करना है, इसमें कुछ नोट नहीं करना है। अब इंडेक्स हेडिंग बना लो मेरे साथ भाई, डी एंड एफ ब्लॉक के लिए इंडेक्स। इंडेक्स क्या क्या पढ़ना है इंडेक्स में मेरे बाबू, हेडिंग बना लो फटाक से। इंडेक्स में हेडिंग बना लो फटाफट, क्या क्या पढ़ना है इंडेक्स, इंडेक्स जल्दी से। सबसे पहले क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको, इंट्रोडक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई, इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ना है भाई आपको, आवर्त सारणी में इंट्रोडक्शन, इनका परिचय देखना है। सबसे पहले क्या देखना है, परिचय। क्लियर है ना। तो चलो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखोगे। डी एंड एफ ब्लॉक के लिए पहला पार्ट क्या देखोगे भाई, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन यानी होता क्या है, परिचय। परिचय कि डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, तो इनमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगे, ठीक, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, तमाम तरह का इंट्रोडक्शन आप देखेंगे। दूसरा, इनका आवर्त सारणी में स्थान क्या होगा, यानी पोजीशन इन पीटी।
ये डी ब्लॉक है कहाँ है, पीरियोडिक टेबल में, एफ ब्लॉक है तो कहाँ है, पीरियोडिक टेबल में। तो दूसरा टॉपिक आपको क्या मिलेगा भाई, आवर्त सारणी में स्थान, आवर्त सारणी में स्थान, यानी पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाएगा भाई, पीटी। क्या लिखा जाएगा, पीटी। क्लियर है। तीसरा क्या देखोगे कि तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे। क्या देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे। क्या देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डी ब्लॉक का और एफ ब्लॉक का, डी ब्लॉक का और एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो अभी आपको पता चला, मतलब पढ़े होंगे आप, जिसमें बताया गया कि डी ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसीज को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक क्रमानुसार बढ़ोतरी नहीं होती है, एक क्रमानुसार बढ़ोतरी नहीं होती है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तीसरा टॉपिक क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको क्या कहते हो भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चौथा टॉपिक आपको क्या पढ़ना है भाई, चौथा टॉपिक देख लो भाई। तो चौथा टॉपिक पढ़ना है संक्रमण तत्व के सामान्य गुण, संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण, यानी संक्रमण तत्व। अभी हमने बताया पीछे वाले टॉपिक में कि इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। कौन सा तत्व कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये तो अब आपको टॉपिक शुरू होगा तो मिलेगा, लेकिन इनके जनरल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, इनके बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो अगला हम लोगों का क्या बनेगा भाई, संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण, तत्वों के सामान्य गुण, यानी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। अगला हमको क्या पढ़ना है भाई, अगला क्या पढ़ना है भाई, तेज बोलिए, अगर बोल ही रहे हो तो तेज बोलो। यानी क्या पढ़ना है, संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। बोलने से बिल्कुल नहीं डरेंगे, कैमरा लगा तो इसका मतलब नहीं कि आप शांत रहेंगे, आप बिल्कुल फ्रैंक होके पढ़ेंगे भाई। आप अपने दिल की बातों को रखने के लिए एकदम राजी हैं, रखिए, आपके प्रत्येक बात की सुनवाई की जाएगी, ठीक। तो संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, ठीक है ना, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। देखोगे भाई इनके महत्वपूर्ण यौगिक में क्या क्या आएंगे, बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, उनके बारे में हमें जानना है। पहले तो पोटेशियम पर मैग्नेट, उसके बाद MnO4 के बारे में पढ़ना है। तो ये मुख्य रूप से आएंगे, एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आ जाता है, एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक सब आपकी जानकारी डी ब्लॉक से थी। कौन से ब्लॉक से थी, कौन से ब्लॉक से थी, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं जनाब, मुस्कुराइए, ठीक। आप ऐसे शांत बैठेंगे तो ये दिल बुकनी बुकनी हो जाएगा, ठीक। अरे टीचर का डांटना चलता है यार, टीचर का काम ही है डांटते रहना, तुम्हारा काम क्या है, सुनना और अपने फिर वही रवैये पे आ जाना, ठीक। तो डरो मत यार, कुछ बात नहीं है। चलो क्या नाम है तुम्हारा, नाम तो बताना मत चलो, ये जो भी बातें पढ़े क्या था भाई, डी ब्लॉक था, क्या था, डी ब्लॉक के अंतर्गत था। अब हमें एफ ब्लॉक की बातें पढ़नी है। तो एफ ब्लॉक में सबसे पहले क्या पढ़ना है, लेंथेनवाइड्स, एक्टिनवाइड्स,
लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स। तो बहुत छोटा नॉलेज होगा लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स, लेकिन बहुत बड़ी जानकारी भी देगा आपको। तो 6 नंबर क्या पढ़ोगे भाई आप? लेंथेनॉइड्स पढ़ोगे, यानी हिंदी में कहते हो लेंथेनाइड्स। और दूसरा क्या पढ़ना हमको भाई? एक्टिनॉइड्स। क्या पढ़ना है भाई? एक्टिनॉइड्स, यानी एक्टिनाइड्स। उसके बाद से ये आपको दोनों क्या मिलेंगे भाई? एफ ब्लॉक के अंतर्गत। कहाँ मिलेंगे? एफ ब्लॉक के अंतर्गत। एनसीईआरटी टॉपिक को कवर किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी बुक आप खोल के बैठेंगे तो पता चलेगा कि वहीं से सारे इंडेक्स लिखाए भी जा रहे हैं। आपके पास एनसीईआरटी बुक होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद से अगला क्या होगा? डी एंड एफ ब्लॉक तत्वों के कुछ अनुप्रयोग, यानी कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ द सम एलिमेंट्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक, तो डी एंड एफ ब्लॉक तत्वों के कुछ अनुप्रयोग। अगला लास्ट टॉपिक होगा भैया 8 नंबर, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्वों के कुछ अनुप्रयोग। चलिए इंग्लिश मीडियम बोल दीजिए भाई। सम एप्लीकेशंस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आपके इंडेक्स होगा। यानी सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देख लेना है कि इंट्रोडक्शन है क्या, इनका सामान्य परिचय क्या होता है। तो सामान्य परिचय यही ना कि वैसा तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है? डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये बातें आप समझ गए, यानी जैसे अंतिम इलेक्ट्रॉन। और दूसरा चीज़ कि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो क्या पढ़े थे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में? n-1 इंटू डी 0 to 10 ns1 to 2, यानी डी ब्लॉक के लिए देखें तो n-1 डी 0 to 10 ns1 to 2 ये इनके क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। किसके लिए भाई? डी ब्लॉक के तत्वों के लिए। या इसी को चेंज भी किया जा सकता है। इसी को क्या किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है। अब तुम प्रश्न उठाओगे कि सर एन का मान क्या होता है, प्रश्न उठाओगे ना, तो एन को क्या कहोगे भाई? क्वांटम नंबर। और एन 4 to 7 के अंतर्गत आएगा। एन क्या आएगा? एन कहाँ आएगा? 4 to 7, यानी एन का मान मिनिमम मान 4 होगा, अधिकतम मान 7 होगा। तो जब 4 रखोगे तो 4 - 1 तो 3D बनेगा। और यहाँ क्या रखोगे? 4 रखोगे। यहाँ क्या रखोगे? 4। उसी तरह से 5 6 7 5 6 7। तो ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए। इनका गुण एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्वों के बीच बदलते रहता है। पी ब्लॉक तथा एस ब्लॉक के तत्वों के बीच परिवर्तित होते रहता है। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। एस ब्लॉक का जो एलिमेंट है, पी ब्लॉक का जो एलिमेंट है, दोनों के बीच में बैठा है ना। इधर पी ब्लॉक है, इधर एस ब्लॉक है, बीच में क्या है? डी ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक के अकॉर्डिंग और पी ब्लॉक के अकॉर्डिंग इनके प्रॉपर्टीज आपस में वैरी करते रहते हैं, परिवर्तित तो होते रहते हैं। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? तो कहता है कि वैसे तत्व जिनके डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे नहीं होते हैं। पूर्ण रूप से भरे नहीं होते हैं, यानी डी ऑर्बिटल कुछ ना कुछ उनके डी ऑर्बिटल में खाली रहेगा। जैसे डी ऑर्बिटल कब पूर्ण रूप से भरता है भाई? तो जब डी 10 होता है। डी तो कंप्लीटली फुल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है कि नहीं है? यानी पूर्ण रूप से भरा है, पूर्ण रूप से भरा है।
तो अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट है कि वैसे तत्व या परमाणु जिनके डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे नहीं होते हैं, भरे नहीं होते हैं, यानी सच एनी एलिमेंट और एटम विच डी ऑर्बिटल डज नॉट कंप्लीटली फुलफिल्ड, यानी डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड नहीं होने चाहिए, तो इनको क्या कहेंगे हम लोग, ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। अब तो समझ में आ रहा है। जैसे मैं बात करूं एक छोटा सा एग्जांपल देके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, कि अगर मेरे पास देखोगे कि यानी Zn है, ठीक है, और मेरे पास फेरस है। चलिए भाई, एक लड़के ने बोला फेरस, इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है, ठीक है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2 3d10, यानी डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो गया, डी ऑर्बिटल। लेकिन इसमें देख रहे हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, यानी यहाँ डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा है, पूर्ण रूप से भरा है, और यहाँ डी ऑर्बिटल भरा पूर्ण रूप से नहीं भरा है, यानी डी ऑर्बिटल वैकेंट है, डी ऑर्बिटल वैकेंट है, डी ऑर्बिटल वैकेंट, वैकेंट का मतलब खाली है, खाली है, समझ में आ रहा ना, डी ऑर्बिटल खाली है। तो इसका मतलब कि अब दोनों में अगर हम कंपैरिजन देखें तो कौन ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, फेरस ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट के अंतर्गत नहीं आएगा। अब तो समझ में आ रहा है ना। तो वैसे एलिमेंट जिनके डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से न भरे हों वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, और जिनके डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे हों वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। ये बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? हाँ, इतना बात समझ में आ रहा है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है। दूसरा एक तरीका और भी है कि अब देख रहे हैं कि ये Zn क्या है, Fe क्या है, तो इधर S ब्लॉक होता है, इधर S ब्लॉक होता है, क्या होता है भाई, S ब्लॉक होता है, और इधर क्या होता है, बीच में डी ऑर्बिटल होता है, आई एम सॉरी, बीच में क्या होता है भाई, डी ब्लॉक होते हैं, और इधर से फिर क्या होता है भाई, P ब्लॉक होते हैं, और P ब्लॉक। अब तो समझ में आ रहा है ना। तो इनके बीच S ब्लॉक के और P ब्लॉक के तत्वों के बीच इनका गुण इंटरचेंज होते रहता है, इसलिए इन्हें क्या कह देते हैं हम, ट्रांजिशन एलिमेंट कह देते हैं, इसलिए हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इतना बात समझ में आ रहा। तो इन सारी चीज़ों को अब रिटन वर्क में ले लें पक्का। चलो तो फटाफट लिखना शुरू कर दें हम लोग। चलो मेरे भाई फटाफट लिखना शुरू करो। हेडिंग डाल लो भाई, इंट्रोडक्शन, हेडिंग डाल लोगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पहला हेडिंग क्या होगा, इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन को क्या कहोगे भाई, परिचय कहोगे। आप परिचय में सबसे पहला क्या इसका परिचय बाबू, तो डी एंड ए ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के तत्व। हिंदी में क्या कहोगे, डी ब्लॉक के तत्व, यानी डी ब्लॉक के तत्व। हिंदी में क्या लोगे, डी ब्लॉक के तत्व। चलो हेडिंग डाल लिया फटाक से, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व। हेडिंग डाल लिया बाबू लोग, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? नहीं है। चलो डी ब्लॉक क्या कहलाता है कि वैसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है, डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, उसे डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। इंग्लिश में क्या होगा, द एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन डी ऑर्बिटल इज नोन एज एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक। तो पहला हम परिचय देखेंगे भाई, पहला सामान्य परिचय कि वैसे तत्व, ठीक है, लिखेंगे भाई कि वैसे तत्व जिनका अंतिम
इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, कमा लगा कि डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। यानी लिखेंगे द एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन, द एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in d orbital is known as elements of d block। इतना बात समझ में आ रहा है। अब देखोगे एक बात कहता है भाई कि डी ब्लॉक के तत्वों का इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है भाई? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो होता है भाई क्या? तो अभी बताया हमने n-1 d 0 to 10 या ऐसे ना लिख के हम क्या लिख लें 0 to 10 ns 1 to 2 यानी इतनी बात समझ में आ रही है आपको? इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जहाँ n क्या है तो क्वांटम नंबर होता है, क्वांटम नंबर होता है। अब क्वांटम नंबर क्या है तो 11th क्लास का एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, 11th क्लास का एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। और इस n का मान क्या होता है तो 4 से 7, या इसी को n बराबर हम क्या लिख सकते हैं 4 to 7 कह सकते हैं n को। या और में इसको हम क्या कह सकते हैं भैया? इसको और में क्या कह सकते हैं हम? ऑर्बिट नंबर भी कहते हैं, ऑर्बिट नंबर भी कहते हैं। ऑर्बिट नंबर यानी कक्षकों की संख्या। किसकी संख्या भाई? कक्षकों की संख्या। n को क्या कहोगे? कक्षकों की संख्या कहोगे। क्लियर है ना? n को क्या कहोगे? कक्षकों की संख्या कहोगे। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ें हम लोग, पक्का? अब सुनोगे भाई, यानी इनका इट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इंग्लिश में क्या लिख लोगे भाई? तो इट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर है ना? ऊपर से ही लिख लोगे भाई, क्लियर? अब देखो, अब इनका गुण s ब्लॉक तथा p ब्लॉक के तत्वों के बीच परिवर्तित होते रहता है। इनका गुण s ब्लॉक तथा p ब्लॉक के तत्वों के बीच परिवर्तित होते रहता है। तो अगला हम लोग पॉइंट क्या बना लेंगे कि इनका गुण, देखोगे मेरे बाबू, इनका गुण s ब्लॉक तथा p ब्लॉक के तत्वों के बीच परिवर्तित होते रहता है, परिवर्तित होते रहता है। अतः इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। अतः इन्हें संक्रमण तत्व, कौन तत्व भाई? संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है? यानी क्या लिखेंगे? द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स आर वेरीज बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, सो दीज ऑल आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। तो लिखेंगे बाबू द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स
varies between the elements of S block and P block. So these are called a transition element. ट्रांजिशन एलिमेंट. इतनी बात समझ में आ गई बाबू. यानी इनका प्रॉपर्टी कहाँ बदलते रहता है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के, डी ब्लॉक कह रहे हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच बदलते रहता है. इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं. अरे भाई लिख लेना, समय देंगे आपको, परेशान क्यों, समझ तो लो. लिख के क्या कर लोगे यार, कुछ भी समझ में नहीं आएगा. पेन कॉपी खोल लो, अच्छी बात है, पहले लेक्चर समझ लो. टाइम दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा यार, छापना शुरू कर देते हो. वही आपका दशा है, जहाँ लूट पड़े वहाँ टूट पड़े, जहाँ मार पड़े वहाँ भाग पड़े. पहले अभी समझो, अभी लूट नहीं पड़ी है कि टूट पड़े हो, मार छाप रहे हो, बड़ा एकदम सीरियस मोड में आ गए एकदम लिखने के चक्कर में. समझ तो लो. अब देखो भाई, आगे बढ़ने पर अब एग्जाम्पल्स इनके मिलेंगे कुछ कि कौन से एलिमेंट यानी कैसे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, उनका प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होता है, तो इनके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं. पहले आप इसे नोट करेंगे. पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज. हो गया, आगे बढ़े हम लोग. नोट हो गया, वीडियो पॉज करो, नोट करो भाई. हो गया पक्का. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो अगला टॉपिक अब हम लोगों को जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मिलता है. एग्जाम्पल देखोगे भाई, एग्जाम्पल जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, जैसे चलो SC21 का ले लेते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 1 कर सकते हैं. 10 भांग पी के आएगा, ताड़ी मार के आएगा भोरे भोरे, एकदम निपसा में है सुबोधवा. आगे बढ़े हम लोग. तो अब देखो तो भाई, यानी देखोगे कि डी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो था वह कहाँ प्रवेश किया, डी ऑर्बिटल में. लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश किया भाई, डी ऑर्बिटल में. कहाँ प्रवेश किया, डी ऑर्बिटल में. उसी तरह से अगला देख लेंगे भाई कि अगर हमें क्या देखना है, अगर कुछ और ले लो, मैग्नीज को ले लो. Mn कितना होता है भाई 25, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना करना पड़ेगा 5. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर रहा है भाई, डी ऑर्बिटल में. उसी तरह से अगर कॉपर को ले लो तो क्या करोगे, 1s2 2s2 2p6, उसके बाद बात कर लें क्या बाबू कर लें. कहाँ है आप लोग, मोबाइल इधर रख देते हैं यार. ठीक है, अब देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 9. लेकिन अगर 9 लिख के आप छोड़ देते हो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत हो जाता है. इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत हो जाता है क्योंकि यह ट्रांजिशन एलिमेंट के अंतर्गत नहीं आता है. इसमें 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, ट्रांसफ़र होता है. 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है अकॉर्डिंग टू एनर्जी के आधार पे. एनर्जी के आधार पर यानी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो तरह से पढ़े होंगे, एक ऑर्बिटल के बढ़ते क्रम में और एक ऊर्जा के बढ़ते क्रम में. यानी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. एनर्जी के क्रम में और ऑर्बिटल के क्रम में दो तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़कर आए होंगे. कहाँ से, 11th क्लास के एटॉमिक स्ट्रक्चर से. ठीक, हाँ यस सर, समझ में आ रहा है बच्चा. क्या नाम है तोरा, तिवारी जी. आगे का टाइटल बता दीजिए. सुबोध, बारे सुबोध. तो तू निपसा में कहाँ रह रहा है रे चट्टा कहीं का. आगे देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. अब हो जाएगा 3d
10 और 4s 1, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश किया था? डी ऑर्बिटल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश किया था भाई? डी ऑर्बिटल में। तो अतः यह कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा? डी ब्लॉक का। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, किसी बात की चिंता, परेशानी? आप बोल नहीं रहे हैं, बैठे बैठे रो रहे हैं, कहाँ है? कौन डांट दिया? अब इतना हो गया, कोई दिक्कत? अब अगला टॉपिक हम लोगों का आता है बाबू, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? संक्रमण तत्व। कौन तत्व बाबू? संक्रमण तत्व। अगला टॉपिक क्या होगा हम लोगों का? संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व जिसको कहते हैं बाबू ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है ना? अब ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? तो हमने बताया कि वैसे तत्व या तत्वों के परमाणु जिनके डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे नहीं हो, भरे यानी जिनका डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। तो लिखिए ना, डेफिनेशन बना दें बबुआ कि वैसे तत्व या परमाणु, तत्वों के परमाणु जिनके डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से न भरे हो, क्या कहलाते हैं भाई? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। यानी जिनके डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? संक्रमण तत्व कहते हैं। यानी इंग्लिश में क्या लिख लेंगे भाई? जल्दी से बता दो, इंग्लिश में क्या लिख लेंगे? फटाफट कुछ तो गेस करो, जल्दी से गेस करो, फटाफट जल्दी से गेस करो भाई। यानी क्या लिखोगे भाई? कि ट्रांजिशन एलिमेंट इज द वन विच हैज़ इनकम्प्लीटली डी ऑर्बिटल, विच हैज़ इनकम्प्लीटली डी, यानी कम्प्लीटली हैज़ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो लिखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट इज वन, ट्रांजिशन एलिमेंट इज वन। चलोगे भाई, इंग्लिश लिख लोगे, ट्रांजिशन एलिमेंट इज वन which has completely filled d orbital in their valence shell, in their वैलेंस सेल, यानी उनके वैलेंस सेल में डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा नहीं होता है। तो इन देयर वैलेंस सेल भी लिख सकते हैं और इन देयर ग्राउंड स्टेट भी लिख सकते हैं। तो इन देयर वैलेंस सेल या इन देयर ग्राउंड स्टेट, देयर ग्राउंड स्टेट, भूमितिज अवस्था जिसको कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है? भूमितिज अवस्था। ग्राउंड स्टेट को क्या कहेंगे बाबू? ग्राउंड स्टेट। इंग्लिश में आया वर्ड, इसको भूमितिज अवस्था कहते हैं। भूमितिज अवस्था यानी किसी भी तत्व के लिए अवस्था जो भी हो देख लेना, अवस्था यानी किसी भी तत्व का देखोगे, किसी भी तत्व में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लिख रहे होते हैं तो उसकी दो अवस्थाएं होती हैं, एक एक्साइटेड स्टेट होता है और एक ग्राउंड स्टेट होता है। समझ में आ रहा बाबू? एक क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट और एक ग्राउंड स्टेट। तो वही कह रहा है कि ग्राउंड स्टेट में, भूमितिज अवस्था में उनका डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा नहीं होना चाहिए। जैसे देखा तूने कि कॉपर के भूमितिज अवस्था में इसको ग्राउंड स्टेट अगर माने तो ग्राउंड स्टेट में इसका डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से नहीं भरा है, लेकिन जैसे इसका एक्साइटेड स्टेट आया, कौन सा स्टेट आया? एक्साइटेड स्टेट आया तो यह पूर्ण रूप से भर गया था। एक्साइटेड स्टेट आया तो पूर्ण रूप से भर गया था। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत?
एनी प्रॉब्लम? तो ग्राउंड स्टेट में पूर्ण रूप से नहीं भरा होना चाहिए, भूमितिज अवस्था में नहीं भरा होना चाहिए, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में भरा होना चाहिए। तो अब डी जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पहले वाले से कुछ बदले हुए आएंगे, क्योंकि पहले वाले में क्या कह रहा है कि डी 1 to 10 होगा, 0 to 10, यानी क्या होगा भाई, 1 से 10 होगा, यानी 0 से, आई एम सॉरी, जो 0 हमने लिखा है इसको थोड़ा सा मिस्टेक कर लिया हम लोगों ने। चलो, यानी अब देखो तो भाई इसको क्या लिख लेंगे, 1 to 10 लिख लेंगे। तो अब जो यहाँ दिख रहा है पहले वाला 1 to 10, ये थोड़ा सा ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए बदल जाएगा, वहाँ क्या आएगा, 9 आएगा ना, 10 आएगा तो कम्प्लीटली फिल्ड हो जा रहा है, तो कम करना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किनका, संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे भाई, संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य EC क्या होता है भाई, n-1 D1 to 9, 10 नहीं होगा भाई, क्योंकि 10 होगा तो पूर्ण रूप से भर जाएगा, और हमें कह रहा है कि भैया पूर्ण रूप से भरा नहीं होना चाहिए, तो ये को कम कर लेंगे, और फिर क्या बाबू, NS, और क्या हो जाएगा, 1 to 2, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। n बराबर क्या होगा, वही आप पहले से पढ़ कर आए हैं, 4 to 7, और इसको क्या कहते हैं भैया, ऑर्बिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट नंबर कहते हैं, या और में इसको क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं भाई, बता दो पीछे से, कितने प्रकार के होते हैं, पीछे वाले लोग लिखना बंद करके, क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं, याद है कुछ, याद करा जाए, याद तू 11 में रहा, कितने होते हैं क्वांटम नंबर, 4, कौन कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। यानी प्रिंसिपल को मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा एज़ीमुथल को द्विगंशी, तीसरा को चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथे को चक्रण क्वांटम संख्या। यानी क्वांटम नंबर कितने, 4, याद होना चाहिए। क्लियर है ना, एनी प्रॉब्लम? तो ये बात समझ गया। अब कुछ बातें नोट में आएंगे, कुछ बातें नोट में आएंगे कि जितना ग्रुप 12 वाला एलिमेंट होता है, जितना 12 वाला एलिमेंट होता है, जैसे इधर देख लो भाई, पीरियोडिक टेबल देखा था ना, कत्थो गए हो पीरियोडिक टेबल, यानी ये ग्रुप 12 वाला, ग्रुप 12 वाला, ये ग्रुप 12 वाले जितने तत्व थे, ये तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट की श्रेणी में नहीं आते हैं। समझ में आ रहा है ना, ग्रुप 12 एलिमेंट्स आर नॉट इन द सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। यानी कौन आता है, जिंक आता है, और क्या आता है भाई, कॉपर आता है, कॉपर आता है कॉपर तो जिंक के पहले ही है, तो 11 का हो गया, ग्रुप 11 का एलिमेंट हो गया। जिंक आता है, कैडमियम आता है, और Hg मरकरी आता है। तो यानी ग्रुप 12 के जो तत्व होते हैं, नोट में देख लोगे भाई, नोट में देख लोगे कि ग्रुप 12 के तत्व यानी कौन कौन से तत्व आते हैं भाई, यानी Zn होता है, क्या होता है भाई, Zn। तो Zn यानी एटॉमिक नंबर 30, उसके बाद से Cd कैडमियम, और उसके बाद से Hg 80। तो ये 80 हो गया, इसका कितना होगा, 18 जोड़ोगे तो 48 हो जाएगा ना, 48, इसका कितना हो जाएगा, 48। क्लियर है ना। ये क्या है भाई, इसको क्या कहते हो भाई, जिंक। क्या कहते हो, जिंक। इसको क्या कहते हो, कैडमियम। क्या कहते हो भाई, कैडमियम। और इसको क्या कहते हो, मरकरी। हाँ 80 ही लिखे हैं भाई, मरकरी कैडमियम लिख लेना। ये कहाँ के हैं भाई तत्व, ग्रुप 12 के। इनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहोगे, इनको क्या नहीं कहोगे आप, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहोगे। यानी दीज ऑल आर नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन एलिमेंट बाबू, ट्रांजिशन एलिमेंट।
यानी ये सभी संक्रमण तत्व नहीं है, ये सभी संक्रमण तत्व नहीं है। क्लियर है ना? क्यों नहीं होते हैं? तो इनका डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा होता है, इनका डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो इसका डी ऑर्बिटल D10 हो जाएगा, इसका भी D10 हो जाएगा और इसका भी D10 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो जब डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भर गया तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे। इतना बात समझ में आया? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? बाबू लोग बता दो फटाफट। इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आया? तो एक क्वेश्चन बनेगा, प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा? कि जिंक तथा कैडमियम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, स्पष्ट करें। क्लियर है ना? एक्सप्लेन व्हाई द जिंक और कैडमियम आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। यानी क्यों नहीं होते हैं, तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एक क्वेश्चन प्यारा सा बनाएंगे हम लोग। बना दे क्वेश्चन? तो पहले इसको नोट करोगे। चलो वीडियो पॉज करो, नोट करो बाबू लोग फटाफट। वीडियो पॉज करो, नोट करो, वीडियो पॉज करो और नोट करो। हो गया? आगे बढ़े हम लोग। चलिए बाबू वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, नोट करिए, पॉज करिए, नोट करिए और पॉज करिए। हो गया? तो प्यारा सा क्वेश्चन क्या बनेगा हम लोगों का? प्यारा सा क्वेश्चन, चलो प्यारा सा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि जिंक तथा कैडमियम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, स्पष्ट करें। जिंक, इसको क्या पढ़ोगे भाई? ZINC। के नहीं होगा भाई, जिंक तथा कैडमियम CD। हो गया? संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, स्पष्ट करें। चलो भाई स्पष्ट करना है। यानी Y ZN तथा ZN एंड CD आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। एक्सप्लेन। तो क्या लिखोगे भाई? Y ZN एंड CD आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। एलिमेंट हो गया ना? कम। और क्या करना है भाई आपको? एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करोगे भाई? आंसर कैसे दोगे? तो सबसे पहले तो आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे। क्या करोगे? और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ये दिखा दोगे कि इनके डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे हैं, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। कैसे डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा दिखाओगे? तो पहले हुंड का नियम याद है ना? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पढ़े थे ना? हुंड का नियम पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे। तो हुंड के नियम में क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे? कुछ बताओ। डी ऑर्बिटल के लिए कितना बॉक्स बनाए थे आप? 5। कितना बनाए थे? 5। याद आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं है, चलो हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं। ZN एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। यानी डी ऑर्बिटल में आ गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचा भाई? डी ऑर्बिटल में। कहाँ पहुँचा? डी ऑर्बिटल में। अब देखो इसको कि शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते थे आप। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को आर्गन ले लेते। आर्गन में कितना भरा होता है? 18। यानी यहाँ तक आर्गन का हो गया ना, तो 4s2 और 3d10 भी लिख सकते थे। या और मैं इसको ये तो और ऊर्जा के क्रम में लिख देते तो आर्गन हो जाता और 18 3d10 4s2 भी लिख सकते थे। ऐसे भी लिखा जा सकता था मेरे बाबू लोग। अब तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा ऐसे ही लिखना, इनर्ट गैस के सारे। ये लंबा वाला तो आपको बच्चा वाला बुद्धि है। कौन सा वाला बुद्धि है? बच्चों वाला। ठीक है, समय ज़्यादा लेता है, तो बच्चों वाली बुद्धि को हटाओ। अब देखो, तो अब देखोगे कि डी ऑर्बिटल आया। क्या आया बाबू? डी ऑर्बिटल। तो लास्ट में क्या आ रहा है? डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल के लिए आप क्या करोगे भाई? 5 बॉक्स बनाओगे। और कौन सा डी ऑर्बिटल आ रहा है? 3d
10 आ रहा है, 3D 10। तो 1 2 3 4 5 हो गया बॉक्स। पहले में हुंड ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरता है, इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरता है। कितना इलेक्ट्रॉन था? 10, 5 भर गए। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा लगता है, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा लगता है, यानी इनका पेयरिंग होता है। यानी इलेक्ट्रॉन पहले 1 1 करके भरेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा भाई? पेयरिंग होगा, जोड़ा लगेगा। अब तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाबू लोग? बता दो फटाफट, कोई दिक्कत? तो अब देखो कि डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या आंसर लिखोगे कि Zn के इसी से स्पष्ट है कि इसका डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा है, अतः यह संक्रमण तत्व नहीं है, अतः यह संक्रमण तत्व नहीं है। तो लिखोगे भाई कि Zn के EC का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से स्पष्ट है, स्पष्ट कहेंगे लिखाएगा ऐसे ही, स्पष्ट है, इसका डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा है, डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा है, अतः यह संक्रमण तत्व नहीं होगा। क्लियर है ना? इट इज़ क्लियर डैट द EC